नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। जिन खबरों पर आज माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहली खबर, इस जीत में झुलस गया है अमेरिका। इस युद्ध में अमेरिका ने अभी तक इतने पैसे जला दिए हैं कि वो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। इतने हथियार खत्म हो गए हैं कि उनका बजट अरबों में पहुंच गया है। ट्रंप को क्या इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या इस जीत में अमेरिका झुलस रहा है? क्योंकि डॉलर जल रहे हैं, पैसा जल रहा है। आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ मुस्तफा भी जिंदा है। किसी के साथ दूसरी जो खबर मैं आपको बता रही हूं, मुस्तफा खमनई अभी जिंदा है। पहली बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खमनई ने ईरान को संबोधित किया और खून का बदला खून से लेने की बात कही, लेकिन तस्वीर सामने नहीं आई, सिर्फ आवाज सुनाई दी है। इसका मतलब क्या है, इस पर भी बात करूंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी भारत के लिए खुल गया है हॉर्मुज। आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जो आपके लिए बहुत से सवालों का जवाब होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुल गया है क्या? भारत का टैंकर हॉर्मुज से गुजरकर वापस भारत आया है, इसके मायने क्या है? भारत सरकार ईरान से क्या डील कर रही है? आज इस पर भी बात होगी। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलेंडर पर दो टूक, सिलेंडर के डर पर भी दो टूक, क्योंकि सिलेंडर को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर, गैस को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने सीधी बैठक ली है और क्या निर्देश दिए हैं यह भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो आज ईरान से आई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खमेनी कब सामने आएंगे, आज बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला संदेश मुस्तफा खमेनी का सामने आया है। उन्होंने ईरान को संबोधित किया है और कहा है खून का बदला खून से लेंगे, हर मौत का बदला लेंगे, हम किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे। तो आपको बता रही हूं कि मुस्तफा खमेनी सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका पहला संदेश जो ईरान के नाम दिया है और दुनिया को भी, बच्चों की शहादत का बदला लिया जाएगा। यानी कि जो स्कूल पर बमबारी हुई जिसमें बच्चियों की जान चली गई, उसका बदला लेने की बात मुस्तफा खमेनी कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सिर्फ यही नहीं, सभी खाड़ी देशों से अमेरिकी बेसेस को बंद करने की चेतावनी दी है। सभी अमेरिकी बेसों को बंद करने की चेतावनी खाड़ी देशों को दी है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सभी आर्मी बेस खाली होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम हमले करते रहेंगे, ये मुस्तफा खमेनी ने कहा है ईरान से और पूरी दुनिया से। तो आपको बड़ी खबर बता रही हूं, सुप्रीम लीडर बनने के बाद हर कोई इंतजार कर रहा था कि मुस्तफा खमेनी सामने आएंगे। आज उनका पहला पब्लिक संदेश आया, लेकिन तस्वीर नहीं आई, सिर्फ आवाज आई है। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा वो घायल है, बहुत से लोगों ने कहा उन पर हमला हो गया है। मैं इसकी आगे बात करूंगी, लेकिन आपको बताती हूं कि ईरान जो खून के बदले खून बहाने की बात कर रहा है, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। आपको दिखाती हूं कि कैसे ईरान ने हमला किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ओमान के सलाला पोर्ट की तस्वीर है। यहां पर कैसे पोर्ट में आग लग गई, ओमान में ईरान ने हमला किया है, वो तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीर सामने आई है। इसी के साथ आपको बताती हूं कि अमेरिका पर हमले कैसे जारी रखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिकी जहाज पर ईरान का हमला है, तेल टैंकर पर ईरान का हमला है। इस जहाज में तेल भरा हुआ था और ईरान ने इसे धुआं कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा खमेनी ने कहा है कि हम बदला लेकर आएंगे, खून का बदला खून होगा, नुकसान पहुंचाएंगे। मैं आगे आपको यह भी दिखाऊंगी कि कितने अरबों स्वाहा हो चुके हैं इस युद्ध में। अमेरिका भी क्या अब इस आग में झुलस रहा है, झुलसेगा? मैं इसकी भी आपको तस्वीर दिखाऊंगी। इसी के साथ ईरान कैसे हमलों पर हमले कर रहा है। ये दुबई पर हमला है। ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्तफा खमेनी ने अभी ये संदेश दिया है कि जितने भी खाड़ी देश हैं वहां से अमेरिकन बेसेस खाली होने चाहिए। अमेरिकी इन देशों को छोड़ दे, वरना ये हमले जारी रहेंगे। ये हमले अमेरिका पर हैं, ये कह रहे हैं मुस्तफा खमेनी। तो ये तस्वीर जरूरी है क्योंकि दुबई में तो CIA फैसिलिटी पर भी हमला किया था पहले, और अब यहां देखिए कैसी तस्वीर सामने आ रही है।
सीधे सीधे दुबई पर, खाड़ी देशों पर हमला हो रहा है। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा के घायल होने की खबरें, रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। यह कहा जा रहा था कि वो शायद इन हमलों में मारे भी गए। ये सब स्पेकुलेशन था, यानी कि इनको लेकर कयास जारी थे। लेकिन इन सब के बीच आज उनका पहला संबोधन आना, ये क्या अपने आप में बताता है? मुस्तफा खमनेई क्या अब सीधे नेतृत्व कर रहे हैं ईरान का? मैं इस पर भी बात करूंगी। मैं आपको बताती हूं आखिर मुस्तफा खमनेई कहां है, उनको लेकर क्या चर्चाएं हो रही। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा के घायल होने की खबर आई। ये कहा जा रहा था कि वो उस हमले में घायल हो गए जो कि अली खमनेई पर किया गया था, उनके पिता पर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में चोट लगी है जो कि गंभीर है। मुस्तफा की हालत को लेकर साइप्रस के राजदूत का भी बयान आया है। यह बयान इंपॉर्टेंट है। साइप्रस के राजदूत कह रहे हैं कि 28 फरवरी को हुए हमले में वो घायल हो गए थे, यानी मुस्तफा खमनेई घायल हो गए थे। हमले में मुस्तफा के पिता अली खमनेई की मौत हो गई थी, ये आप जानते हैं। लेकिन हमले के वक्त मुस्तफा वहीं थे और बमबारी में वो घायल हो गए। क्या यही वजह है कि आज जो संदेश आया उसमें सिर्फ उनकी आवाज आई है, उनकी तस्वीर नहीं आई है? और इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्तफा खमनेई की हालत कैसी है। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि मुस्तफा खमनेई की सुरक्षा को लेकर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और कैसे ईरान में उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, किला बना दिया गया है जहां कहा जा रहा है मुस्तफा खमनेई रह रहे हैं। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Ayatollah Khamenei is dead. ट्रंप का ये बयान 2 मार्च का है, जब उन्होंने ऐलान किया था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खमनेई का खात्मा कर दिया है। Ayatollah Khamenei is dead. ट्रंप को लगा था कि अब ईरान में रिजीम चेंज होगा, हालात उनके मुताबिक होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान की कमान आयतुल्ला अली खमनेई के बेटे मुस्तफा खमनेई के हाथों में आ गई। I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. ट्रंप का यह बयान बताने के लिए काफी था कि जो उन्होंने सोचा था वैसा ईरान में हुआ नहीं। यही वजह है कि अली खमनेई के बाद ट्रंप का अगला टारगेट मुस्तफा खमनेई पर सेट हो गया है। ट्रंप ने मुस्तफा को एलिमिनेट करने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई अमेरिका की मांगों के साथ सहयोग नहीं करते तो वो उनको भी मौत के घाट उतारने के सैन्य ऑपरेशन का समर्थन करेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर दे। अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा नहीं मानेंगे तो ट्रंप उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम इजराइल की सेना ही देगी, ठीक वैसे ही जैसे 28 फरवरी को एक ऑपरेशन में मुस्तफा के पिता अली खमनेई को मार गिराया था। खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में मारे गए पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमनेई ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बने। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने मुस्तफा को इस पद पर आगे बिठा दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़े खमनेई को अपने बेटे की इस पद के लिए योग्यता पर गंभीर संदेह था। इस बीच इजराइल की सेना पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि कोई भी ईरानी नेता अगर तेहरान के आतंकवाद अभियान को जारी रखता है तो उसे सीधे खत्म करने लायक टारगेट माना जाएगा। तो अब सवाल ये, क्या यही वजह है कि मुस्तफा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्योंकि मुस्तफा टारगेट पर है। तो ये हमले लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन हमलों के बीच कहा जा रहा है कि मुस्तफा खमनेई की ब्लैक शील्ड तैयार हो गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक शील्ड किसे कहा जा रहा है? वो सारी फौज जो कि अब मुस्तफा खमनेई को लगातार घेरे रखती है। आपको मैं बताऊं कि इजराइल की धमकियों के बाद मुस्तफा की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुस्तफा खमनेई को अब अपनी जान का सबसे ज्यादा डर है और ईरान को भी। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का जिम्मा खास फोर्स को सौंपा है। मुस्तफा की हिफाजत कर रही ईरान की सबसे बेरहम फौज नोपो। नोपो क्या है? ये अपनी क्रूरता और बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है।
बंधक छुड़ाने जैसे खतरनाक मिशंस को भी ये अंजाम देती है। ईरान की सबसे खतरनाक यूनिट नोपो कही जाती है, जो अब मोस्तबा खेमनेई को सुरक्षा दे रही है। अब इसके हाथों में मोस्तबा खेमनेई की सुरक्षा है। ये जो घातक फोर्स है, अब मोस्तबा की सुरक्षा में ये दिन रात तैनात रहती है। और कहा जाता है कि नोपो को तो IRGC, जो कि वहां की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उससे भी ज्यादा पेशेवर और खतरनाक माना जाता है। IRGC की तुलना में ये कहीं ज्यादा घातक है, क्रूर और वेल ट्रेन्ड है। नोपो की यूनिट के पास आधुनिक हथियार है, यानी कि ईरान के जो बेहतरीन हथियार होंगे वो नोपो के पास होंगे। बेहतरीन कमांडोज भी है। और अली खमेनेई भी सुरक्षा के लिए किसी और फोर्स पर भरोसा नहीं करते थे। अब आपको मैंने कहा कि जो IRGC है, मैंने आपको पहले बताया है, IRGC यानी कि वो सेना जो कि सुप्रीम लीडर की सेना एक तरह से मानी जाती है, ईरान की समानांतर सेना है, मुख्य सेना। और उसी के साथ साथ अब नोपो फोर्स जो कि मोस्तबा खेमनेई की सुरक्षा कर रही है। इन सब के बीच मैं एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि ईरान पर हमले जारी हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी, क्यों मोस्तबा खेमनेई कह रहे हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे? वो क्यों कह रहे हैं कि अमेरिकियों को खाड़ी देश बाहर करें? क्योंकि ईरान में ये तस्वीर आ रही है, ईरान में लगातार हमले हो रहे हैं, उनके बैंक्स पर हमले, स्कूलों पर हमले। ये सब हमलों का जवाब अब ईरान में कौन दे रहा है? मोस्तबा खेमनेई दे रहे हैं या फिर कोई और, प्रेसिडेंट पेजेश्किन दे रहे हैं? अमेरिका को लग रहा था कि हमले से ईरान खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी सत्ता बरकरार है। अमेरिका के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गया ईरान। अब जानकारों की माने तो ईरान को एक इंसान नहीं चला रहा है। ईरान का जो ढांचा है वो संस्थानों की मजबूती पर टिका है। खमेनेई के बाद सत्ता को अंतरिम परिषद ने संभाला हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट पेजेश्किन है और न्यायपालिका प्रमुख भी हैं। पर्दे के पीछे असली ताकत मोस्तबा और IRGC के पास है। जानकारों के मुताबिक ईरान सुरक्षा राज्य बन चुका है। रणनीतिक और सैन्य फैसले सीधे IRGC जनरल ले रहे हैं। ईरान ने पिछले कुछ दशकों से ऐसी डीप स्टेट बनाई है जो बिना सर्वोच्च नेता या लीडर के भी सालों तक लड़ सकती है। ये इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि वो अंडर अटैक होंगे। उन्हें पता था अगर अमेरिका से लोहा ले रहे हैं तो ये दिन जरूर आएगा। अब साफ है कि चेहरा बदल गया है, लेकिन सिस्टम वही पुराना है। US खुफिया जानकारी के मुताबिक भी ईरान मजबूत है। ईरान की सरकार को पतन का कोई खतरा नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ईरान से सीधे मौलाना तकी नकवी जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास जा रही हूं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, मौलाना साहब, मोस्तबा खेमनेई है कहां? खबरें आ रही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, यह भी कहा जा रहा है वो घायल हुए हैं, लेकिन अभी अभी उनका एक टेलीवाइज्ड जो संबोधन है, उनकी तस्वीर नहीं दिखी लेकिन उनकी आवाज जरूर सुनाई दी है। तो खबर क्या है? देखिए, आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई साहब भी इंजर्ड हो गए थे उसी पहले दिन जब आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब शहीद हुए हैं, और उनकी फैमिली ये भी वहीं पे थे, फासले से थे। तो उनकी वालदा भी जख्मी हो गई थी और ये भी जख्मी हो गए थे। वालदा का तो शहीद हो गई बाद में, तो 2 दिन बाद इलाज हो रहा था, लेकिन ये अब सेफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अलबत्ता इलाज चल रहा है उनका, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की बात नहीं। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर लोगों से भी बातें होंगी इंशाल्लाह। अब इस वक्त भारत सिक्योरिटी में है और इलाज में है, तो कोई घबराने की बात नहीं है उनके लिए। लेकिन तकी साहब, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सुरक्षित हैं और सिक्योरिटी में है, लेकिन इस वक्त ईरान में फैसले क्या वही ले रहे हैं? सत्ता कौन चला रहा है? कौन ये हमलों के ऑर्डर दे रहा है? देखिए, ईरान जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। जिस वक्त रहबर मुअज्जम की शहादत हुई तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है कि कमेटी बनाई जाती है ट्रांजिशन पीरियड के लिए। तो वो कमेटी बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे और जिसे कहिए वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो थे, और एक गार्जियन काउंसिल की तरफ से एक उनका नुमाइंदा था जो बनी थी। लेकिन अब चूंकि नए गार्जियन काउंसिल ने नए
सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया तो ही इज द सुप्रीम लीडर और वही सारे फैसले इस हालत में, क्योंकि IRGC के कमांडर को वही कमांड करते हैं, उन्हीं की तरफ से ही। चलिए तकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब तकी साहब कह रहे हैं कि ईरान से कि मुस्तफा खमेनी बिल्कुल ठीक है और उन्हें कमांड जो IRGC को कमांड जा रही है वो सीधे मुस्तफा खमेनी से ही जा रही है। क्या यही वजह है कि अमेरिका अभी भी अपने B-2 बॉम्बर्स को तैयार रखे हुए है? आज ये तस्वीर सामने आई है, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, वही बॉम्बर्स जिन्होंने अली खमेनी की मौत के लिए बम गिराए, जमीन के नीचे गिराए, उनके लोड होने की ये तस्वीरें सामने आई। जरा देखिए, ये वही B-2 बॉम्बर्स हैं जिनके जरिए विस्फोट जमीन के अंदर जाकर होता है। और जब जमीन के अंदर जाकर होता है, यानी अगर अमेरिका इन्हें लोड कर रहा है तो क्या एक बार फिर उसी तरह का हमला करना चाहता है अमेरिका? ये सवाल भी उठेंगे क्योंकि ये तस्वीरें आज सामने आई। अमेरिका को फिर से क्या इनको इस्तेमाल करने का कोई कारण नजर आ रहा है? मैं आपको बताती हूं कि ट्रंप का टारगेट कौन है। ब्रिटेन के RAF एयरपोर्ट पर अमेरिका के बॉम्बर्स मौजूद हैं और 2B, 1B और 3 B-52 लड़ाकू विमान हमले की तैयारी में है। विमानों को बंकर बस्टर JDAM बमों से लोड किया जा रहा है। इन विमानों से ही ईरान पर लगातार हमले किए गए। अब संकेत है कि कुछ ईरानी हिस्सों में अमेरिका की हवाई बढ़त हो गई है। अब बंकरों और भूमिगत ठिकानों पर, यानी जमीन के अंदर जो ठिकाने हैं, उन पर सीधे हमले करने में ये B-2 बॉम्बर्स ही जाने जाते हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल क्या फिर से होगा? आज सवाल ये भी है। मैं आपको बताऊं कि इन सब के बीच मैं आपको यह भी बता रही हूं कि अमेरिका इस ईरान युद्ध में क्या जल रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में इस जीत को बहुत आसान माना, लेकिन पिछले 13 दिनों में, क्योंकि आज युद्ध को 13 दिन हो गए हैं, पिछले 13 दिनों में डॉलर जल रहा है। जहां एक तरफ उनके विमान गिर रहे हैं तो वहीं पैसा भी पूरी तरह से खप रहा है इस युद्ध में। ये जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं जल्दी से बदलते हुए, ये नंबर नहीं है, ये हर सेकंड जो पैसा खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इस जंग में, वो है। आप देखिए जरा, ये जो बड़ा सा नंबर है, कितने डॉलर अमेरिका इस पर खर्च कर चुका है और वो हर क्षण, हर सेकंड बढ़ रहा है कितनी तेजी से। यानी इस युद्ध में पैसे का कोई हिसाब नहीं बचा है। इस युद्ध में सिर्फ पैसा जल रहा है, डॉलर जल रहा है और इसीलिए यह खतरा पूरी दुनिया पर है। अब आपको बताती हूं कि इस जंग में कितने पैसे स्वाहा हो चुके हैं। ईरान से जंग में हर रोज अरबों डॉलर झोंक रहा है अमेरिका। पेंटागन का अनुमान है कि 6 दिनों में 1 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सुना है सही, 1 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। कैपिटल हिल में अमेरिकी सेनेटर्स को आंकड़ा बताया गया, यानी कि वहां के जो सांसद हैं उन्हें बताया गया, पहले 2 दिनों में ही 51,000 करोड़ का गोला बारूद इस्तेमाल हो गया। पहले दिन में 51,000 करोड़, कितने शून्य हैं वो भी हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सोचिए, अमेरिका रोज 9,200 से लेकर 18,400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इस युद्ध में। रक्षा प्रणाली, हथियारों की तैनाती पर भारी भरकम खर्चा हो रहा है। 12वें दिन तक पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी सैन्य तैनाती कर दी गई है। अमेरिका को महंगे हथियारों के तबाह होने से भी नुकसान हो रहा है। अब USS हैरी एस ट्रूमन और इसी के साथ साथ जो उनके विमान हैं जो क्रैश हुए हैं, विमानों की कीमत भी करीब 618 करोड़ बताई गई है। कुवैत ने गलती से 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स को गिराया। विमानों की कीमत 857 करोड़ रुपए थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। 2024 में कुल सैन्य बजट 91 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी अमेरिका इस युद्ध में लगातार क्या जल रहा है। अमेरिका के लिए ये पैसे क्या मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप कह रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। क्या ट्रंप के पास जंग खत्म करने का प्लान नहीं है? क्या ईरान की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाए ट्रंप?
क्या ईरान के साथ जंग में पूरी तरह से फंस गया है अमेरिका? क्या ट्रंप ने पहले सोचा ही नहीं कि एक फैसले से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी? ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हॉर्मूज बंद होने से तेल संकट खड़ा हो गया। सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, दबाव ट्रंप पर ही है। यही वजह है कि वो बार बार बयान बदल रहे हैं। जो ट्रंप कभी कह रहे थे कि युद्ध 1 महीने से ज्यादा चल सकता है, वो ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि युद्ध लगभग पूरा हो चुका है। अब ट्रंप का बयान आया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. हालांकि 11 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। सैनिक और अमेरिकी बेस की बात करें तो 7 मौत हो चुकी है, 140 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ईरान ने 11 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना दिया है। अमेरिका को शुरुआती 12 दिनों में ही अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। 23,000 करोड़ से ज्यादा के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि ट्रंप किस जीत का दावा कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो जीत घोषित क्यों नहीं कर रहे, युद्ध खत्म क्यों नहीं करते? क्या ट्रंप को 12 दिनों में अलग अलग 12 बयान देने पड़े? एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले साल जून में हुई 12 दिन की जंग की तुलना में इस बार ईरान ने कहीं ज्यादा आक्रामक पलटवार किया, जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। लेकिन ट्रंप खुद को विश्व विजेता बता रहे, और ट्रंप के इसी दावे पर ईरान ने भी करारा जवाब दिया। कल से ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जंग जीत जाता है तो वो पूरी दुनिया से सीज फायर के लिए बीच बचाव को नहीं कहता है। से ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जंग जीत जाता तो वह पूरी दुनिया से सीज फायर के लिए बीच बचाव करने को नहीं कहता। सच्चाई यह है कि इस युद्ध की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल छू गई, जिससे पता लगता है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने जंग पर ईरान के रुख का गलत अंदाजा लगाया। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन आर्थिक संकट को काबू में करने के तरीके खोजने में जुट गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नई पॉलिसी पर काम हो रहा है। अमेरिका ने घोषणा की है कि अपने रणनीतिक भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया। Pleased to report that earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. अमेरिका ही नहीं, तेल संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और जापान भी अपने तेल रिजर्व्स में से तेल जारी करेंगे, जिससे तेल की कमी और उसकी कीमतों को कम किया जा सके। पर सवाल ये है कि जंग ट्रंप लड़े और उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाए। सवाल ये भी कि जिस जंग में ट्रंप ईरान को हराना चाहते थे, क्या उसी जंग की आग में अब अमेरिका खुद झुलस रहा है? अब जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में क्या डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा, क्योंकि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जीत हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा वो हुआ नहीं है। अब जो खाड़ी देश हैं, उनमें जो अमेरिका की रक्षक छवि थी कि वो एक रक्षा करेंगे, हमारी हमें सिक्योरिटी देंगे, वो छवि खराब हो गई है, वो रक्षक छवि टूट गई है। ईरान का जो सिस्टम है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन वो भी अब तक नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर अमेरिका कह रहा था कि हम सारे जहाजों को निकलने देंगे, कुछ नहीं होगा, वहां पर भी सुरक्षा में फेल हो गए हैं। नोबेल पीस प्राइज की रट लगाए हुए डोनाल्ड ट्रंप अब तो सीधे हमला कर रहे हैं, तो किस मुंह से वो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि मुझे पीस प्राइज मिले? अमेरिका में उनकी लोकप्रियता भी घट गई है, और रूस का जो तेल है, जिसके खिलाफ वो सबसे बड़ा मोर्चा खोले हुए थे, उस वहां से तेल लेने पर भी उन्हें छूट देनी पड़ी है। तो क्या बुरी तरह से फंस गए हैं ट्रंप? सवाल ये भी। आपको यह भी बताती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को चलाने की जिद तो की, लेकिन उनकी जिद से कैसे पूरी दुनिया फंस गई। युद्ध शुरू होने के बाद 85 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत तकरीबन $2.94 थी, जो अब $3.58 हो गई। यानी अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 20% की वृद्धि हो गई। युद्ध का सबसे ज्यादा असर तो वियतनाम पर पड़ा है।
युद्ध के बाद लगभग 50% की वृद्धि हो गई है। सोचिए जरा, ये बाकी देशों का आपको हाल बता रही। 23 फरवरी को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां पर तकरीबन $75। अब 9 मार्च को पेट्रोल की कीमत और बढ़ गई है। कई देशों में ऐसी ही कीमतों में 20 से 50% की वृद्धि हुई है। अब ये हो क्या रहा है? मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जरा जाऊंगी। एम्बेसडर वोरा, ईरान युद्ध में अरबों खरबों खर्च हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप को क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसे तो फूंक रहे हैं वो? अमेरिका जब वियतनाम में उलझा हुआ था, जो अफगानिस्तान में उलझा हुआ था, आप आंकड़े देखिएगा, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। यानी एक वॉर इकोनॉमी एक शब्द होता है, जब आपकी प्रोडक्शन असला की, बंदूकों की या बाकी जंग की सामग्री की बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। लेकिन एम्बेसडर वोरा, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, फिर इस जीत पर अमेरिका से लेकर दुनिया भर में सवाल क्यों उठ रहे हैं अगर वो जीत रहे हैं? मुझसे बेहतर जानते हैं, सारी दुनिया कह रही है इतनी जल्दी जंग खत्म नहीं होगी। ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है? डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है और ईरान इन्वॉल्व है। इस वक्त कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो इस जंग को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। एम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं जंग को अगर कोई खत्म कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप भी खुद समझते हैं कि वो अगले पल क्या चाह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। बहरहाल पश्चिम एशिया में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ ले रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव लगातार दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो रहा है, उसकी सैन्य ताकत लगभग टूट चुकी है और अगर अमेरिका चाहे तो सिर्फ 1 घंटे में तेहरान की बिजली व्यवस्था को तबाह कर सकता है। यानी साफ संकेत है कि यह संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सवाल यह है कि ट्रंप की यह धमकी कहीं परमाणु अटैक की तो नहीं है? We take him out, or we can take him out by this afternoon. In fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये वही धमकी है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हिरोशिमा की खौफनाक याद में धकेल दिया। आज से करीब 80 साल पहले जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए थे। क्या ट्रंप एक बार फिर से अपना न्यूक्लियर बटन एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ईरान को दी गई ताजा धमकी इसी ओर इशारा कर रही है? If we take him out, or we can take him out by this afternoon. In fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. पश्चिम एशिया में बीते 13 दिनों और 13 रातों से बम बारूद ही बरस रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया पिस रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार आग लग गई, दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं, तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तमाम देशों की राजधानियों में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही। 13 दिन के युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप न तो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में ले पाए हैं, न उनकी मिसाइल और ड्रोन ताकत को खत्म कर पाए हैं, वरना ईरान कैसे अब तक हमले कर रहा होता अमेरिकन बेसिस पर और इसराइल पर, न उनके प्रॉक्सीज को खत्म कर पाए हैं, वरना हिजबुल्ला कैसे इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा होता, और न ही वो रजाइम चेंज कर पाए हैं, वरना मुश्तबा कैसे बन जाता सुप्रीम लीडर। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने भी कहा है कि हमने ईरान के इतिहास में सबसे भीषण प्रहार किया है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप आगे कौन सा हथियार ईरान के ऊपर दागने वाले, कौन सा नया हमला करने वाले, और अब वो खुद बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जो ईरान का खर्ग आइलैंड है, इस आइलैंड से ईरान का 90% ऑयल जो है वो कंट्रोल होता है और यहीं से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू दूसरे देशों में जाता है। यानी कि इस आइलैंड को तबाह कर सकते हैं, जिसे एक किस्म से ईरान की गले की नस माना जाता है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते पूरी दुनिया फंसी हुई है। हर कोई यही पूछ रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा। अब यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध को तकरीबन 1460 दिन बीत चुके हैं।
इस युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो इस युद्ध को रुकवा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बने करीब 416 दिन हो गए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस युद्ध के साथ कई और देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। अब तो खुद अमेरिका एक युद्ध में फंस गया है। ऐसे में अब ट्रंप एक बार फिर अपना वही पुराना दावा और डायलॉग लेकर लौट आए। कल तक ट्रंप कह रहे थे कि ईरान से युद्ध में हमने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं। ट्रंप आज परमाणु हमले जैसी चेतावनी भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की भाषा बोलते हैं, या फिर ऐसा बयान देकर खुद इस युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं, या फिर वो अपने देश को बताना चाहते हैं कि जो फैसले वो लेते हैं वो फैसले तो हिट है, वो फैसले जीत के फैसले हैं। लेकिन क्या अमेरिका जीत रहा है, आप खुद तय करिए। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इन सब के बीच ट्रंप को उन 3 धमकियों को भी आपको समझना होगा जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में दी। ट्रंप ने ईरान को 3 धमकियां दी। ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर ले, पहले यह कहा। फिर ईरान का नया नेतृत्व यूएस को मंजूर नहीं है, हम तय करेंगे वहां लीडरशिप कौन हो। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा कभी नहीं हो पाएगा। ये सारी धमकियां ट्रंप ने ईरान को दी हैं, लेकिन अब वो डील की भी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने क्या कहा। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने भी 3 शर्तें रख दी हैं। वहां 3 धमकियां आपको दिखाई तो 3 शर्तें भी दिखा देती। उन्होंने कहा कि ईरान के अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई हो। भरपाई कौन करेगा? अमेरिका करेगा, तो इसकी भरपाई कीजिए पहले। और तीसरी शर्त, हमले से सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले, यानी सिर्फ आप नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी होनी चाहिए कि हम पर हमले फिर से नहीं होंगे, तब कोई डील होगी। क्या ये हो सकता है? क्या ईरान की भरपाई करेगा अमेरिका? सवाल ये है। अगर ये होगा तो फिर ये डील होगी। तो यहां जहां युद्ध के ऊपर संकट अभी भी नजर आता है, डील होगी कि नहीं होगी, उसका असर हमारे देश पर, भारत पर क्या पड़ रहा है? सभी देशवासियों से सरकार लगातार अपील कर रही है कि देश में कहीं भी गैस का संकट नहीं, और सरकार भी लगातार आगे चलकर लोगों को ये आश्वासन देने की कोशिश कर रही है कि आपके घर में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। ये जरूर पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लेकिन लगातार गैस की सप्लाई को लेकर जो लाइनों की तस्वीरें आ रही हैं, उनसे भी कई सवाल उठते हैं। अब कई एजेंसियों के बाहर कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। भोपाल की तस्वीर आपको मैंने दिखाई, बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसी के बाहर कतार में नजर आते हैं। हरियाणा के झज्जर में भी यही स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही हालात यूपी के गोरखपुर में भी बने हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ पैनिक बुकिंग हो रही है, यानी कि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं हमारे घर का सिलेंडर खत्म ना हो जाए, इसीलिए जाके 2 और सिलेंडर खरीद लो। अब जब कोई व्यक्ति ये सोचकर जाता है, लाइन में लगता है, तो वहां पर हड़कंप मच रहा है, उससे लग रहा है कि सिलेंडर खत्म होने वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पैनिक बुकिंग जिसको लेकर वाकई में पैनिक फैल रहा है, ये बताना आपको जरूरी है। ऐसे तमाम हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को नसीहत दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि मौजूदा हालात पर लोगों से संपर्क बनाकर रखें, घबराहट की स्थिति बनाने वालों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ये असली विलन है। सोशल मीडिया पर विपक्ष का आक्रामक जवाब दें, कोई भी आरोप ऐसे ही मत लीजिए। ये स्थिति एक देश नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। इस समय भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। भारत पड़ोसियों समेत कई अन्य देशों से बेहतर तैयार है, और ये आप इसलिए भी समझिए क्योंकि मैंने आपको दिखाया कई देशों में कितने तेल के दाम बढ़ गए। तो भारत में स्थिति अभी बहुत बेहतर है। तो उस बेहतर स्थिति के चलते और इस समस्या से जो पूरी दुनिया पर इस वक्त असर डाल रही है, इससे हम बाहर भी निकलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है, तो विपक्ष भी दूसरी तरफ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विपक्ष को एक मौका नजर आता है। आज संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी ने एप्स्टीन का मुद्दा उठा दिया। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी सामने आए। आपको जरा जल्दी से सुनवाती हूं कि वहां तेल की आग है, यहां पर सियासी युद्ध जारी है। एक तरफ देश में गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक फैला हुआ है। शहर शहर लोग गैस एजेंसियों के बाहर कतार में नजर आ रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आज संसद में चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में हुई चर्चा हंगामे और शोर की भेंट चढ़ गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने जरूरी मुद्दे पर संसद में हंगामा क्यों हुआ? दरअसल अब से ठीक कुछ घंटे पहले राहुल गांधी जब गैस संकट पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा दिया। ऐसे में जब एलपीजी संकट पर बोलते हुए विपक्ष की तरफ से एक अलग मुद्दा उठाया गया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने टोका और कहा, नोटिस जिस विषय पर है बात उसी पर हो। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माननीय सदस्य, आपने I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी के बयान के फौरन बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया और स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने कहा, ये समय अफवाह फैलाने का नहीं बल्कि संयम से काम लेने का है। तो वहीं सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि ईरान संकट पर भारत की कूटनीति जारी है और लगातार हाई लेवल वार्ता का दौर भी चल रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर तेजी से कूटनीतिक कदम बढ़ाए हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री की पिछले दिनों 3 बार बातचीत हो चुकी है। चर्चा का मुख्य फोकस रहा भारतीय जहाजों की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई की स्थिरता और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति। भले ही इस मुद्दे पर संसद में तनाव बना हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और तेल आपूर्ति बिना रुकावट के जारी रहे। जाहिर है देश के अंदर एलपीजी को लेकर पैनिक है और संसद में हंगामा भी है। ऐसे में पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन सरकार का संदेश और रुख साफ है कि देश में गैस, पेट्रोल का स्टॉक पर्याप्त है और कूटनीति अपने मिशन पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।